खेत में फसल लहलहाए, सम्मान से किसान भी मुस्काए, यहाँ बिजली से हर घर जगमगाए, विकास की प्रवाह में मन हर्षाए। शिक्षा है, रोजगार है, विकास की बयार है, सड़क है, अस्पताल है, चाहे खुशियों की बहार है। बिना संगीत के ही थिरके है पाँव, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा, सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा, सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा। किसान भाई बहनों, जोहार। गांव गिरांव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन अग्रवाल। किसान भाई बहनों, आप कृषि के साथ साथ मुर्गी पालन अवश्य करते हैं। मुर्गी पालन आय का एक बहुत बढ़िया जरिया है। मुर्गियों में कई तरह के रोग हो जाया करते हैं, जिससे आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो आइए आज हम आपको मुर्गियों में होने वाले रोग और उसके रोकथाम के बारे में जानकारी करवाते हैं। जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर मधुरेंदु कुमार गुप्ता, जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची के अंतर्गत पशु चिकित्सा महाविद्यालय में पशु विकृति विज्ञान विभाग में विभागाध्यक्ष हैं। डॉक्टर एम के गुप्ता जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर साहब, गर्मी का मौसम है जी हाँ। और इस गर्मी के मौसम में सभी का हाल बेहाल है। जी हाँ। चाहे वो पक्षी हो, इंसान हो, जानवर हो। तो आज हम आपसे अपने किसान भाई बहनों को मुर्गियों में होने वाले रोग और उसके रोकथाम निदान के बारे में जानकारी करवाएंगे। जरूर। तो डॉक्टर एम के गुप्ता जी, सबसे पहले आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताएं कि मुर्गी पालन क्यों करना चाहिए। यह मुर्गी पालन एक बहुत ही अच्छा उद्योग बन गया है और इसका मार्केट भी बहुत अच्छा है। इसके दो प्रमुख कारण होते हैं, या तो हम मुर्गी पालते हैं अंडों के लिए या मांस के लिए। बहुत ही उत्तम क्वालिटी का मांस मुर्गियों के द्वारा मिलता है बहुत सस्ते में, जिसकी वजह से हमें जो पोषण सुरक्षा है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान मुर्गी पालन के द्वारा होता है। और इन दोनों के कारण ये एक बहुत अच्छा आय का भी साधन है। हमारे हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए एक आय का भी बहुत अच्छा साधन हो जाता है मुर्गी पालन। इसीलिए हमें करना चाहिए, उद्योग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अच्छे इनकम के लिए भी। डॉक्टर साहब, आज हम लोग अपने झारखंड के किसान भाई बहनों को जो मुर्गी पालन करते हैं जी, उनको मुर्गियों में होने वाले रोग के बारे में जानकारी करवाना है जी। क्योंकि एक ऐसा ये रोग या बीमारी होता है, जब ये इन तरह के पक्षियों में होता है तो फार्म हाउस पूरा का पूरा साफ हो जाता है। जी। ये बहुत बड़ी आर्थिक क्षति हमारे किसान भाइयों को इससे हो जाती है। तो आप अब हमारे किसान भाई बहनों को ये बताएं कि मुर्गियों में रोग के कौन कौन से कारण होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुर्गियों में रोग के कई कारण होते हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ऐसे कई रोग होते हैं जिसमें कि पूरा का पूरा मुर्गियों का फ्लॉक जो है ना वो मर जाता है। तो वो ज़्यादातर विषाणु जनित रोग होते हैं, और उन विषाणु जनित रोगों में जो प्रमुख है वो एक तो बर्ड फ्लू का बीमारी है। हाँ, बर्ड फ्लू के बारे में तो काफ़ी सुना जाता है। और ये तो इतना ख़राब बीमारी है कि पूरा का पूरा फार्म हाउस साफ कर देता है। और अगर वो पूरा फार्म नहीं भी मरता है तो सरकार की तरफ से इसमें आदेश आता है कि आप फार्म को हटा दें, क्योंकि इससे बीमारी आदमियों में भी जा सकती है और बहुत बड़ा महामारी हो सकता है। उसके बचाव के लिए केवल पूरे राष्ट्र में ये नियम है कि अगर बर्ड फ्लू हो गया है तो 1 किलोमीटर के दायरे में जितने भी मुर्गियां हैं जो भी पाल रहे हैं उनको कल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। और सुरक्षा के उपाय 10 किलोमीटर के दायरे में किया जाता है। और उसमें साफ़ सफाई का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसको हम बायोसिक्योरिटी मेजर्स कहते हैं। तो बर्ड फ्लू एक बीमारी हो गई विषाणु जनित। उसके अलावा रानीखेत रोग एक बहुत महत्वपूर्ण रोग है। उसके फिर इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस कहते हैं, जो सांस की बीमारी होती है, वो भी मुर्गियों में बहुत ज़्यादा मृत्यु दर करती है। और एक गम्बोरो रोग होता है। अच्छा, ये चार, जी हाँ, ये 4 महत्वपूर्ण मुर्गियों के रोग हैं जो विषाणु जनित हैं और जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मुर्गियों की मृत्यु होती है। मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है।
तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है हमारे फार्मर्स को। तो उनसे बचाव का सारा उपाय हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए। डॉक्टर M.K. गुप्ता जी, आपने 4 ऐसे विषाणु रोग जनित रोग के बारे में बताया जो मुर्गियों में होते हैं और इससे किसान भाइयों को काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अब आप ये बताइए कि मुर्गियों में मुख्यतः कौन कौन से रोग लगते हैं? इनमें जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो बर्ड फ्लू का रोग होता है वो श्वास के तंत्र को ज़्यादा डैमेज करता है और भारी मात्रा में मुर्गियां मरती हैं। और ऐसा नहीं कि केवल ब्रॉयलर मुर्गियां ही, उसमें जो लेयर मुर्गियां हैं जो अंडा उत्पादन करती हैं, देसी मुर्गी भी कह सकते हैं, देसी मुर्गियां तो और भी ज़्यादा। जी। और उसके बाद फिर जो गिनी फाउल होता है, जो टर्कीज़ होते हैं, हर एक मुर्गियों में, हर एक तरह के पक्षियों में ये रोग फैल जाता है। तो इसीलिए उसके जांच करवा लें हमारे पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय रांची वेटनरी कॉलेज में। हमारे किसान भाई जो आसपास के क्षेत्र के हैं वो आकर के उसका ज़रूर जांच निदान करवा सकते हैं कि कौन से रोग से इतनी मृत्यु हो रही है। वैसे ही रानीखेत रोग में भी बहुत ज़्यादा मृत्यु होती है और उसमें रानीखेत का लक्षण और जो गंबोरो रोग हैं उसमें जो बरसा होता है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, या फिर जो ब्रोंकाइटिस रोग होता है उसमें श्वास की नली में मवाद जम जाता है। पूरे आपके शरीर में कहीं कोई लक्षण नहीं दिखेगा, केवल श्वास का नली ब्लॉक हो जाएगा, उससे मुर्गियां मर जाती हैं। सांस लेना ही तो प्रमुख है। हाँ, वो प्रमुख है। जैसा कोरोना हुआ उसी तरह का रोग समझ लीजिए मुर्गियों में होता है। वो कोरोना वायरस से ही होता है। जी। अभी तो आदमियों में हुआ, लेकिन मुर्गियों में ये बहुत पहले से चला आ रहा है। जी। और इन सब से बचाव के लिए हमारे पास में वैक्सीनेशन होता है, टीकाकरण होता है। तो मेरा तहे दिल से हमारे किसान भाइयों को ये सलाह है कि विषाणु जनित रोग को आप इलाज नहीं कर सकते हैं। अच्छा। और अगर एक बार शुरू हो गया तो आपके पूरे फ्लॉक को वो मार सकता है। जी। तो इससे सबसे सरल उपाय है कि आप वैक्सीनेशन कीजिए, टीकाकरण कीजिए। जो भी बीमारी के लिए टीका उपलब्ध है, जैसे रानीखेत का टीका हमें 5 दिन के अंतराल में करना चाहिए, फिर 25 दिन में उसको रिपीट करना चाहिए। गंबोरो रोग का टीकाकरण जो है वही 11 दिन में होता है। उसी तरह से इन्फेक्शस ब्रोंकाइटिस का टीकाकरण 3 से 5 दिन के बीच में होता है। ये टीकाकरण करके आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपकी मुर्गियां नहीं मरेंगी अगर आपने टीकाकरण सही ढंग से किया है तो, और आपको नुकसान भी नहीं होगा। क्योंकि एक बार अगर नुकसान होता है, इतना पैसा लगा के हमारे किसान भाई अगर मुर्गी पालन करते हैं और मुर्गियां मरने लगे, तो इससे बड़ी दुख की कोई बात हो ही नहीं सकती। दुख की बात नहीं हो सकती है, काफ़ी आर्थिक नुकसान हम आसानी से उसको बचा सकते हैं। जी। तो ये ज्ञान हमारे किसान भाइयों को ज़रूरी है कि टीकाकरण हर हाल में करना है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप वेटनरी कॉलेज से पता लगा लें, पशु चिकित्सक पता लगा लें कि हम टीकाकरण करें कि नहीं करें। वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। डॉक्टर M.K. गुप्ता जी, सबसे ज़्यादा जो सुना जाता है और इफ़ेक्टिव है वो है बर्ड फ्लू। जी। बर्ड फ्लू जब भी होता है भारी संख्या में मुर्गियों की मृत्यु होती है। जी हाँ। तो इसके बारे में थोड़ा आप विस्तार से बताइए थोड़ा। जी हाँ, ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस इसको कहते हैं, विषाणु जनित रोग है। और विषाणु जनित रोग श्वास के प्रक्रिया को वो पूरी तरह से छत विछत कर देता है। सांस लेने में मुर्गियों को बहुत दिक्कत होती है, पैर उनके नीले पड़ जाते हैं, कलगी नीला पड़ जाएगा और भारी मात्रा में आप कुछ भी इलाज कर लीजिए आप बचा नहीं पाइएगा मुर्गियों को। बहुत मुर्गियाँ मरने लगती हैं। और एक होता है कि शुरू में जब उसके लक्षण को देख कर अगर मन में ये बात तय हो गई कि ये बर्ड फ्लू है तो फिर उसका पोस्टमार्टम भी नहीं किया जाता है। अच्छा। क्योंकि जितना हम पोस्टमार्टम करेंगे हम विषाणु को फैलाएंगे, हाँ, वातावरण में डालेंगे, तो उनको सीधा उनको दफना दिया जाता है ज़मीन के अंदर। और बाकी आपको ज़रूर पशु चिकित्सा जो भी केंद्र हैं या एनिमल हस्बेंड्री के जितने भी ऑफिस हैं वहाँ पे ये जानकारी देनी चाहिए, ताकि वो और आगे की कार्रवाई के लिए जो हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के लैब हैं वहाँ पे उसको भेज करके कंफर्म कराया जाए। और एक बार अगर ये साबित हो जाता है कि बर्ड फ्लू है तब तो प्रशासन बहुत सजग हो जाता है और जितनी भी मुर्गियाँ उस क्षेत्र में हैं उनको वहाँ से उनको सैक्रिफाइस कर दिया जाता है। डॉक्टर M.K. गुप्ता जी, बर्ड फ्लू का नाम आते एक भय सा वातावरण हो जाता है और यहाँ तक कि जो मुर्गियाँ बर्ड फ्लू के कारण जिनकी मृत्यु हो जाती है लेकिन जो बची हुई रहती हैं उनको भी मार देने का प्रावधान है और मार करके सबको जमीन में गाड़ दिया जाता है। कुछ बताइए आप। हाँ, वो तो सरकार की तरफ से ही नियम लागू हो जाएगा, वहाँ से आदेश निकल जाएगा DC ऑफिस से और
हमारे पास कोई उपाय नहीं है कि उसके अलावा आप कुछ कर सकें। और वो करीब 3 महीने तक हम दोबारा मुर्गी वहाँ पे नहीं पाल सकते हैं जहाँ पे बर्ड फ्लू आया है। और उसके बाद 2 महीना तक फिर परीक्षण जारी रहता है कि इसमें अगर वायरस अगर अभी भी आ रहा है तो तब समझ लीजिए कम से कम उस इलाके में 5 महीने तक फिर दोबारा आप मुर्गी पालन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उससे बच करके रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक बात और भी बताते जाइए कि क्या बर्ड फ्लू का इलाज है, निराकरण है? नहीं, बर्ड फ्लू तो विषाणु जनित रोग है और वो हवा से फैलता है, तो उसका कोई इलाज नहीं है कि आप एंटीबायोटिक दे देंगे, कुछ नहीं। जो भी टीकाकरण है वही आपके पास वही एकमात्र विकल्प है। और जो हमें बायोसिक्योरिटी मेजर्स लेते हैं, जो साफ़ सफाई आपको रखना है, बाहर के आदमी को किसी को भी अपने फार्म में मत आने दीजिए। मुर्गी लेने अगर कोई गाड़ी में आ रहा है तो गाड़ी भी दूर उसका खड़ा करके रखिए और मुर्गियों को वहाँ पे ले जाइए, स्प्रे करवाइए। ये सारी जो बचाव के साधन है ना वो आपको अच्छे से करने पड़ेंगे, तभी बर्ड फ्लू से आप बच सकते हैं। अच्छा, माने सावधानी रखना बहुत जरूरी है जी। विषाणु जनित रोग में सावधानी ही बहुत जरूरी है। जी। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सबसे बड़ी बात यही है पूरी तरह से। जी। डॉक्टर M.K. गुप्ता जी, अब आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताएं कि झारखंड में मुर्गियों में कौन कौन से विषाणु जनित रोग व्याप्त हैं? जी हाँ, ये बर्ड फ्लू तो हम लोगों ने बात कर लिया, लेकिन इसके अलावा भी 3 महत्वपूर्ण रोग हैं जिनमें कि रानीखेत रोग हो गया, गंबोरो रोग हो गया और ब्रोंकाइटिस रोग हो गया। इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से जी हाँ, हमारे किसान भाइयों को विषाणु जनित रोग में जो रानीखेत बीमारी होती है उसको आप टुनकी भी कहते हैं, जो झुकने लगती है मुर्गी, खाना पीना छोड़ देगी, कलगी नीला हो जाएगा और फिर वो मरने लगती हैं मुर्गियाँ। गाँव में भी हमारे जो किसान भाई मुर्गियाँ पालते हैं वो टीकाकरण बिल्कुल नहीं कराते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास 5 मुर्गी हैं, क्यों हम टीकाकरण कराएं, हमारे लिए महंगा पड़ेगा। मेरा सलाह ये है कि वैसे स्थिति में आप जो है 100 मुर्गियों का कुछ किसान मिल करके और उसमें आप टीकाकरण करवा लीजिए, समूह बना करके समूह बना करके 100 डोज का भी टीका आता है, उससे भी आप करवा सकते हैं। टीकाकरण छोड़े नहीं जी। क्योंकि आपकी तो 5 मुर्गियां मरेंगी, लेकिन अगर वातावरण में रानीखेत रोग फैलने लगा तो जो बड़े फार्म है ना उनमें भी मुर्गियां बहुत मरने लगेंगी। सही बात है जी। तो आप सोसाइटी को, समाज को उस तरह से आप मदद कर सकते हैं कि मुर्गियों में बीमारी को रोकने में जो महत्वपूर्ण जो रोल टीकाकरण करता है उसकी महत्ता को समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें रानीखेत रोग में पेट में घाव हो जाता है। अच्छा। और मुर्गियां मरने लगती हैं, या फिर उनके श्वास तंत्र में इन्फेक्शन होता है, उससे भी मरने लगती हैं। और या फिर उनके तंत्रिका तंत्र मतलब जो नर्वस सिस्टम उसको भी डैमेज करती है। तो 3 प्रकार से कौन सी रोग है उसमें ये पता लगाने के लिए ज़रूर पशु चिकित्सक का सलाह लेना पड़ेगा। जरूरी है। बीमारी का डायग्नोसिस हो जाने के बाद में एक बार पता लग गया, निदान हो गया, तो फिर आप सारे तरह के उसमें सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। जी। और दूसरा गंबोरो रोग है, उसमें भी बहुत मृत्यु होती है, लेकिन उन सब का दवा उपलब्ध है। गंबोरो रोग के लिए आर्सेनिक 1000 करके एक होम्योपैथी की दवा आती है और उसको देने से बहुत जल्दी वो रुक जाता है जी। तो वो 15 ml 100 मुर्गियों के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये सारी जानकारी हम लोग देंगे अगर वो किसान भाई हमारे कॉलेज में आकर के ये पता लगाना चाहेंगे। वेटनरी कॉलेज में आते हैं, ट्रेनिंग भी होती है, उसमें भी बीमारियों के बारे में बताया जाता है। मुर्गियों से संबंधित ट्रेनिंग का भी हमारे पशु चिकित्सा महाविद्यालय में प्रावधान है। हमारे किसान भाई आए, वहाँ पे 1000 रुपये में 10 दिन की ट्रेनिंग होती है। अच्छा। कोई ज़्यादा वो खर्चा नहीं है और आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ उससे मिलेंगी। ताकि देखिए, साइंटिफिक फार्मिंग बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर आप पैसा लगा रहे हैं और उसको सही ढंग से नहीं कर रहे हैं तो पैसा आपका डूब जाएगा, फिर आपको हिम्मत नहीं होगी दोबारा करने की। लेकिन साइंटिफिक तरीके से अगर आप करेंगे, तकनीकी तरह से आप ठीक रहेंगे, तो बीमारियां शर्तियां नहीं होंगी। एकदम सही बात है डॉक्टर साहब। वैज्ञानिक ढंग से यदि आपको कोई भी कार्य करना है जी, तो उसमें कुछ तो खर्च होंगे। जी हाँ। और उसको आगे बढ़ाना है। अब जैसे आपने कहा कि 5 मुर्गियां हैं तो क्यों टीकाकरण कराएं। 5 से 10 हो सकता है, 10 से 20 होगा, पूरे गांव में फैल जाएगा, पूरे गांव में फैलेगा। तो आपका व्यवसाय भी तो बढ़ेगा। ये सोचना बेकार है कि 5 मुर्गियां हैं तो क्यों कराएं टीकाकरण। अब आज के डेट में देखिए ना, हाजरा मुर्गी का कीमत 5000 10,000 रुपये कुछ भी होता है। अब वो एक मुर्गी अगर आपका मर गया उसमें रानीखेत से चाहे किसी भी रोग से, तो कितना बड़ा नुकसान होगा। अब डॉक्टर M.K. गुप्ता जी, आप हमारे मुर्गी पालकों को ये बताइए कि यदि इस तरह के रोग हमारे मुर्गी पालकों के मुर्गियों में हो जाए तो इसकी रोकथाम के क्या उपाय हैं?
देखिए, विषाणु जनित रोग होने के बाद में आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, लेकिन टीकाकरण से आप उसको बचा सकते हैं। उसके बाद अगर हो गया है तब तो आपको स्प्रे कराना पड़ेगा। जो एंटीवायरल एजेंट्स है, विषाणु रोधक जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं उसका स्प्रे कराना पड़ेगा, पानी में मिलाना पड़ेगा। और जो बीमार मुर्गियाँ हैं उनको तुरंत आप उस फ्लॉक से हटा दें, उनको कहीं टोकरी के अंदर में अलग से रखें और अलग से दवा दें। ऐसा नहीं है कि बीमार मुर्गियाँ भी रह रही हैं, अच्छी मुर्गियाँ भी रह रही हैं, और उसमें क्या है कि बीमारी फैलता जाएगा एक से दूसरे में, तो उसको अलग कर दें। और बीमार मुर्गियों को सबसे अंत में दाना वगैरह दें। जो अच्छी मुर्गियाँ हैं उनको पहले जा कर के आप दाना पानी करें, और जब सब काम ख़त्म हो जाए तो अंत में बीमार मुर्गियों को अटेंड करें। अच्छा ये होगा कि बीमार मुर्गियों को आप सैक्रिफाइस करके हटा ही दीजिए, क्योंकि विषाणु जनित रोग है, उसके चलते हर एक मुर्गियों के ऊपर में खतरा बना रहता है। जी डॉक्टर साहब, विषाणु जनित रोग के बारे में तो जानकारी हमारे किसान भाइयों को हो गई। अब आप हमारे मुर्गी पालकों को, किसान भाइयों को जीवाणु जनित रोग के बारे में बताएं। जी, जीवाणु जनित रोग भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि विषाणु जनित रोग हैं। उसमें ई कोलाई जो होता है उसका रोग बहुत महत्वपूर्ण है, साल्मोनेला होता है उससे बीमारी होती है, ये पास्चुरेला करके है, फाउल कॉलरा कहते हैं, वो बीमारी होती है। और ये सारी ज़्यादातर बीमारियां जो हैं पानी में कंटामिनेशन की वजह से आती हैं, या दाना अगर अच्छा नहीं है तो उसके वजह से आती हैं। अच्छी बात यह है कि जो जीवाणु जनित रोग होते हैं, माने जो बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, बैक्टीरिया से बहुत छोटा विषाणु होता है, तो बैक्टीरियल डिजीज़ को आप जो है ना एंटीबायोटिक की मदद से रोक सकते हैं। तो आपके पास में एक उपाय रहता है कि अगर हो भी गया है तो आप उसका इलाज कर सकते हैं जी। मगर सवाल ये उठता है कि आप अपने मन से ना उसको दवा दें, क्योंकि आप अंडर डोजिंग कर देंगे, बीमारी कौन सी है, दवा आप कौन सा चलाएंगे। तो इसीलिए कभी भी आप ये जोखिम ना उठाए कि अपने मन से इलाज कर रहे हैं। पशु चिकित्सक से तो बिल्कुल सलाह लेना ही चाहिए हर हालत में। और मुर्गियां क्या है ना कि हर एक फार्मर 1000, 2000, 10,000, 20,000 मुर्गियां रखते हैं, लेकिन सारे का इलाज जो है वो 2-4 जो मरती हैं मुर्गियां उनके आधार पर किया जाता है। तो उन्हीं के द्वारा हमें पता चलता है कि वो बीमारी कौन सी है और हम उसे दवा कौन सा दें। तो इसीलिए पोस्टमार्टम करा करके बीमारी को कंफर्म कीजिए कि कौन सा है, और अगर ज़रूरत पड़ा तो प्रयोगशाला में ये भी पता चल जाता है कि कौन सा एंटीबायोटिक, उसको हम कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट कहते हैं, उससे पता चल जाएगा कि इस जीवाणु के लिए कौन सा दवा ज़्यादा कारगर रहेगा। उस दवा को चलाएं, प्रॉपर डोज में चलाएं एग्जैक्टली। क्योंकि ना क्या होता है, हमारी मुर्गियों में एक प्रिवेंटिव भी होता है, बचाव के लिए भी एंटीबायोटिक दिया जाता है, वो आधे डोज में दिया जाता है। जैसे कि एक इलाज के लिए अगर आप दवा दे रहे हैं तो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में देते हैं, वही अगर आपको उसको बचाव के लिए देना है तो आधा ग्राम प्रति लीटर पानी में देते हैं। जी। तो बचाव वाले रोग को आप इलाज के लिए यूज़ कीजिएगा तो बीमारी ठीक नहीं होगी, जी। बल्कि उसमें और भी ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा, वो आगे के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। और ड्रग का जो दवाएं होती हैं उसका गलत प्रयोग ना करें, कम प्रयोग ना करें, क्योंकि वो फिर मुर्गियों में उसका रेसिड्यू रह जाता है और आदमी उसको खाता है तो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस फिर आदमियों के रोग में हो जाता है। जी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या पूरे समाज में आ रही है कि अगर हम दवा का सही प्रयोग नहीं करते हैं तो उससे आप भी प्रभावित होंगे, मुर्गियाँ तो जो होंगी ही, मनुष्य भी प्रभावित होंगे। बिल्कुल, तो इसमें बड़ी समझदारी से काम करने की आवश्यकता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारी मुर्गियों को हमने देखा, चाहे वो बाहर में घूमती रहती हैं वो, या फिर फार्म हाउस की मुर्गियां को देखा जाता है, खासकर गर्मी के मौसम में जी। वो दोनों चोंच खोल करके हाँफती रहती हैं। जी। इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ये बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। ये जो चोंच खोल के हाँफती हैं वो उनको गर्मी बहुत लगता है। अच्छा। अब आप इस बात को समझें कि मुर्गियों का जो तापमान होता है वो 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अच्छा। और मनुष्यों का 97 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो 10 डिग्री का फ़र्क रहता है। जिस वातावरण में आप कंफर्टेबल आराम महसूस कर रहे हैं उनके लिए वो बहुत गर्म हो जाता है। अच्छा। और गर्मियों के मौसम में तो और भी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बाहर का तापमान 40-42 डिग्री हो जाता है। जी। और हमारी मुर्गियों के पास में वो पसीने का ग्रंथि नहीं है कि पसीना निकाल करके वो अपने शरीर को ठंडा कर लें। जी, पूरे शरीर में तो पंख है, पंख से वो ढका हुआ है, वो भी गर्मी उत्पन्न करता है। और उनके अंदर फैट भी बहुत होता है, क्योंकि हम ब्रॉयलर के लिए उनको खूब खिला करके मोटा कर देते हैं। तो इन सब के चलते शरीर के अंदर में टेम्परेचर जो है ना वो 110 डिग्री चला जाता है। उसको ठंडा करने के लिए वो सांस जो है हाँफती हैं। और अगर हम ध्यान नहीं दें, जैसे कि आप
गाँव वाली जो मुर्गियाँ होती हैं वो तो पेड़ के नीचे चली जाएंगी, ठंडे हवा में चली छाया जाएंगी, में चली गई। लेकिन ब्रॉयलर मुर्गियों को तो आपने कमरे के अंदर रखा हुआ है, कोई आपके पास में वेंटिलेशन नहीं है, हवा भी कम नहीं, हवा नहीं चल रहा है, तो वो फिर मरने लगती हैं। अच्छा। लू के चलते मरने लगेंगी, मतलब कि हीट स्ट्रोक कहते हैं, जिसमें कि गर्मी अधिक हो गया उससे वो लू मारना, पट बहुत सारी मुर्गियाँ मर जाएंगी। जी। और ये बहुत लॉस हो जाता है, जिसको हम बचा सकते हैं कि मान लीजिए आपने पंखा लगा लिया फार्म में, या फिर आपने एग्जॉस्ट फैन लगा लिया, कूलर चलाना है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण हो गया आज के, जब इतना वातावरण में परिवर्तन आ रहा है। अगर हम ये सब उपाय नहीं करेंगे तो मुर्गियाँ 1 किलो 1.5 किलो की हो गई और हमारी नादानी के चलते उनकी मृत्यु हो जाएगी। हो सकती है जी। तो इस पर भी आपको अगर बहुत ज़्यादा सलाह लेना है तो आप हमारे कॉलेज के किसी भी टीचर से, मेडिसिन की हो चाहे पैथोलॉजी में, हम भी आप उपलब्ध हैं, आप किसी से भी बात कर सकते हैं। डॉक्टर M.K. गुप्ता जी, अब आप हमारे किसान भाई बहनों को जीवाणु जनित रोग के रोकथाम के उपाय के बारे में, क्या कैसे इसका निदान किया जाए, उसके बारे में आप बताएं। हाँ ठीक है, थोड़ा सा मैं वो गर्मी के बारे में और बताना चाहूँगा, क्योंकि वो जो है ना, गर्मियों में पानी भी जो आप रखते हैं मुर्गियों के पास, अच्छा, वो बिल्कुल फ्रेश पानी होना चाहिए और उसको बार बार बदलिए ठंडा पानी को, क्योंकि उनका जो बिछावन होता है ना, वो भी गंदा कर देता है पानी को, और वातावरण के चलते पानी गर्म हो जाता है। तो कम से कम 3-4 बार बदलिए कि ठंडा पानी उनको मिलता रहे। ये उपाय आप कर सकते हैं। जो उनका जो बिछावन होता है, तो ठंडे में हम उसको 4 इंच का रखते हैं, गर्मियों में उसको हम 2 इंच का कर देते हैं। और जो उसका जो छत होता है ना, उसको काला रंग से रंगा जाता है, जी बिल्कुल, है ना, ताकि हीट को वो एब्जॉर्ब करे अंदर में। ऊपर में आप पुआल वगैरह डाल सकते हैं। इन सब करने से टेम्परेचर कम होगा और आपकी मुर्गियों का प्रोडक्शन कम नहीं होगा। सही बात है जी। और उनकी जान भी बचेगी। एकदम सही बात। तो गर्मियों में इन बातों का ज़रूर हमारे किसान भाई उसको इलाज के ध्यान रखेंगे मुर्गी पालन में। और जहाँ तक जीवाणु जनित रोग के बारे में है, कि फिर से मैं कहूँगा कि रोग बहुत सारे हैं और कई जीवाणु जनित रोगों में विषाणु जनित रोगों जैसा ही मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि फाउल कॉलरा कहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी तरह का रोग हो जाए, हाँ, तो उसमें मृत्यु दर ज़्यादा है। जी। और वो एक से दूसरे में फैलते हैं, इसीलिए वो बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है, क्योंकि आप एक फ्लॉक में 1000 मुर्गियाँ रखे हुए हैं, सब एक ही हवा से सांस ले रहे हैं, एक से दूसरे में फैलने में, एक ही बर्तन में खा रहे हैं, एक ही बर्तन में पानी पी रहे हैं। छींकना शुरू करेंगे तो वो पूरे वातावरण में जीवाणु और विषाणु फैल जाएगा। तो उनमें उनका भी टीकाकरण होता है। अच्छा। जीवाणु जनित रोगों के लिए भी बी कोलाई हो, चाहे ई कोलाई हो या फाउल कॉलरा हो, हर एक रोग के लिए टीका उपलब्ध है। लेकिन ब्रॉयलर मुर्गियों में टीकाकरण बस 3-4 ही दिया जाता है, क्योंकि आप उसका 30 से 40 दिन के भीतर उसको आप मार्केटिंग के लिए भेज देते हैं। जो भी किसान भाई हमारे जो लेयर फार्मिंग कर रहे हैं, अंडे के लिए कर रहे हैं, वो टीकाकरण समय से लगाएं। उसमें आपका मुख्यतः मैरेक्स रोग का टीका होता है जो विषाणु जनित है, उसके बाद में फिर गंबोरो रोग का, रानीखेत रोग का, फाउल पॉक्स का, ई कोलाई का, माइकोप्लाज्मा का, कई तरह के टीका उपलब्ध हैं। उन सब का ज़रूर करें टीकाकरण, क्योंकि उनको 1-2 साल तक उससे अंडा उत्पादन कराना है। तो टीकाकरण सबसे अच्छा उपाय है बीमारियों को, जीवाणु जनित हो या विषाणु जनित हो, फार्म में आने से रोकने के लिए। जी। डॉक्टर साहब, अब आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताएं कि क्या मुर्गी में फफूंद रोग भी से ग्रसित हो सकती हैं? हाँ, फफूंद माने फंगल इन्फेक्शन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोग छोटी मुर्गियों के लिए होता है। अच्छा। छोटी मुर्गियों में बैक्टीरियल रोग भी बहुत होता है। तो फफूंद इसलिए होता है कि अगर आप जिसको हम ब्रूडर हाउस कहते हैं, जहाँ पर कि 1 सप्ताह तक हम चूज़ों को रखते हैं, अगर उस घर में आपका वेंटिलेशन ठीक नहीं है और वहाँ पे जो आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, चाहे वो बरसात हो, जब बारिश होती है तो आर्द्रता बढ़ जाती है, तो वैसे में फफूंद ज़्यादा पनपने लगते हैं। और छोटे बच्चों का क्या नेचर होता है कि वो खेलते हैं, जितना भी आपने उसमें कुन्नी डाला है उसमें पैर से चलाएंगे, लेटेंगे, तो उसमें धूल उठता है और फफूंद का जो फंगस होता है वो सूंघते हैं और जाकर के फेफड़े में वो निमोनिया कर देता है, उसको हम ब्रूडर निमोनिया कहते हैं। और मुश्किल ये है कि फफूंद रोग का भी फिर कोई इलाज अच्छा है नहीं, महंगी दवाएं हैं और ठीक पूरी तरह से नहीं होता है। मुर्गियाँ मर गई, छोटी मुर्गियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है तो वो आसानी से मर जाती हैं। तो इसीलिए चाहे वो उस समय में या तो बैक्टीरियल रोग जो ई कोलाई है वो पानी से आता है,
या फफूंद रोग में भी पानी से होने का उसमें चांस रहता है। पानी जो है वो बिछावन पे गिरता है, वहाँ पे फंगस हो जाता है। तो पानी में सैनिटाइज़र ज़रूर मिलाते रहें, चाहे वो किसी भी उम्र की मुर्गी हो। पानी शुद्ध रहना चाहिए, उसमें बैक्टीरिया नहीं रहना चाहिए। और अगर आप महंगी दवाओं के लिए नहीं भी जाना चाहते हैं तो हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसको अगर आप 1 ग्राम 10 लीटर पानी में मिलाएंगे, एक बाल्टी में केवल 1 ग्राम मिलाना है पानी देने के आधा घंटा पहले, तो बड़े अच्छे से सारे बैक्टीरिया और फंगस वगैरह मर जाएंगे और मुर्गियों में रोग कम होगा। डॉक्टर M.K. गुप्ता जी, अब आप ये बताइए कि मुर्गियों में पोषक तत्वों की कमी के कारण कौन कौन से रोग होते हैं? जी हाँ, ये तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा, क्योंकि एक तो हुआ बीमारी। जब हमारा मैनेजमेंट ख़राब होगा तो बीमारी आ जाएगा। अगर हम सब कुछ ठीक ढंग से रखेंगे तो बीमारियाँ जो जीवाणु जनित बीमारी, विषाणु जनित, वो नहीं आएंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो पोषक तत्व की होती है जी। सारा आपका जो फ़ायदा है ना वो उसके बॉडी ग्रोथ पे, कितनी जल्दी वो बढ़ेगा, कौन से खाना से उसको वज़न ज़्यादा अच्छा होगा, वो पोषक तत्वों पर निर्भर करता है। तो आप जो भी दाना लें अच्छे कंपनी का लें, उसमें वो सारा बैलेंस राशन होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट ठीक रहता है। और जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैंगनीज हो गया, आयरन हो गया, इन सब से ही हेल्थ बनता है। जी बिल्कुल। तो वो जो मिनरल मिक्सचर डालते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण रोल करता है। अब आप देखिए कैल्शियम और फास्फोरस है, वो उनकी हड्डियों को मजबूत करता है और अंडे का छिलका भी बनाता है। तो वहाँ अगर कैल्शियम की कमी हुई तो मुर्गियाँ लंगड़ाने लगेंगी, उनका ग्रोथ नहीं आएगा, पैर मोटा और छोटा रह जाएगा, तो हम फ़ायदा चाहते हैं वो नहीं मिल पाएगा। अच्छा। तो इसीलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि पोषक तत्व आपका अच्छा रहेगा। अगर मुर्गियाँ ठीक से नहीं वेट ले पा रही, नहीं आ पा रहा है, तो कहीं ना कहीं पोषक तत्व में कमी है या आपके मैनेजमेंट में कमी है। तो वो किसी भी पशु चिकित्सक को बुला करके आप दिखला लीजिए, पता चल जाएगा कि कहाँ कमी है। और दाना अच्छे कंपनी का लेके अगर आप देंगे तो उसका हेल्थ भी आपको अच्छा दिखेगा। जी बिल्कुल। तो इस बात पे निगाह रखना है कि हेल्थ उसका ठीक रहे। जी बिल्कुल। तो किसान भाई बहनों, आज आपने देखा कि मुर्गियों में कौन कौन से रोग होते हैं और उसका किस प्रकार से निदान या उपचार किया जाए। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। डॉक्टर M.K. गुप्ता जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे झारखंड के किसान भाई बहनों को मुर्गियों में होने वाले रोग और उसके निदान के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार।